हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना है। अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जरूर थोड़े से परेशान से होंगे, ठीक है। पर परेशानी अब सब भूल जाएं। आधे घंटे आपको बहुत मजे से पढ़ना है, ठीक है। आधे घंटे हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको कि आपको सारी परेशानी आधे घंटे के लिए तो भूल जाओगे, राइट। सो अभी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया होगा, प्रीलिम्स इज कमिंग, ठीक है। हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर आ गया, इसीलिए हमने एक प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके इस समय के लिए बेस्ट सीरीज है। मतलब जो नवंबर का महीना चल रहा है, इसके लिए बेस्ट सीरीज है। अगर आप इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट एमसीक्यू के साथ रिवाइज हो जाएगा। दैट इज सो ब्यूटीफुल। आपको एमसीक्यू करने का तरीका भी समझ में आएगा, और आपको एक तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। इससे अच्छी चीज आपके लिए इस वक्त कुछ नहीं हो सकती, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो चुके हैं। अगर नहीं देखें तो पहले उनको देखो, क्योंकि एक सीरीज के अंदर हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 1773 एक्ट के बाद 1813 का एक्ट पढ़ा। अब हम 1833 का एक्ट पढ़ेंगे, 1853 का एक्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट दिस इज ए कंसेप्चुअल कंसेप्ट डेवलपमेंट सीरीज, ठीक है। इसका कंसेप्ट डेवलपमेंट सीरीज का नाम दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज भी आपको करा रहे हैं। एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड यहाँ पर करे जा रहे हैं, ठीक है। दैट सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूपीएससी आल्सो फोकस। सो एज द यूपीएससी, यूपीएससी भी कह रही है भैया मैं भी फोकस कर रही हूँ, तुम्हारी सीरीज भी फोकस कर रही है, दोनों की वाइब मैच कर गई, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, राइट। कंप्लीट रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज, वॉच मल्टीपल टाइम्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, है ना। कि ज्यादा जितनी बार देखोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे, उतने ज्यादा मजा आएगा आपको। और डू शेयर वाइडली, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, दिस इज वेरी मच रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है। देखिए आप लोग कैसे हैं, आप सोच कर देखिए खुद के बारे में, कि आपको इतना अच्छा हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। आप सिर्फ एक एक शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक वाइक तो छोड़िए, आप शेयर भी नहीं करते हैं। आप अपने 10 फ्रेंड से प्लीज शेयर करो। अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप इस तरह से बैठे रहोगे इनएक्टिव, तो आपके अल्टीमेटली इस सीरीज को बंद करना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। मैं नहीं चाहता इस सीरीज को बंद करूं, मैं चाहता हूं कि पूरी पॉलिटी, कम से कम पॉलिटी तो आपको पूरा का पूरा इस तरह से समझा दूं, बिकॉज पॉलिटी के अंदर 15 से 20 कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत मजा आ जाता है पॉलिटी के अंदर। और इस सीरीज के अंदर हम पूरा का पूरा पॉलिटी आपको कराने की कोशिश करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो। पहले आपकी कोशिश है, फिर हमारी कोशिश है। आप यहाँ पे शेयर करो, बस आपको शेयर करना है। आपका 5 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, और आपको सारे एमसीक्यूज की क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप शेयर नहीं कर रहे, तो प्लीज डोंट से लाइक दिस कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आप सीरीज स्टार्ट करते हो बंद कर देते हो, ठीक है। आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप शेयर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर लगाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा हिट बनाएं, और हम देखिए आपको इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से इसको आपको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आज की जो टॉपिक्स हैं, दैट इज चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसको जरूर देखिएगा, उसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट बनाए हैं मैंने, ठीक है। फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट बनाए, सेकंड के अंदर इन चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इनके एक तरह से कॉन्सेप्ट बनाए, राइट। तो अब यहाँ पर थर्ड में ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं, पर इससे पहले थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लें स्टोरी सो फार। अभी तक की कहानी क्या है ये हम इसके अंदर समझें। अभी तक कहानी ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, ठीक है। एक जैसे प्राइवेट ओन्ड कंपनी होती है ना, जैसे अडानी अंबानी है, वो एक कंपनी है। उसको ब्रिटिशर्स ने कहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट ने, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दे दिया, ठीक है। एक चार्टर दे दिया, उस चार्टर के अंदर इस तरह से बोला गया कि आई एम गिविंग द चार्टर, गो टू ईस्ट एंड डू ट्रेड, ठीक है। और ये एक एक्सक्लूसिव चार्टर था, मतलब और जो कंपनीज थी ब्रिटेन के अंदर, उन कंपनीज को हमने चार्टर नहीं दिया, ठीक है। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने चार्टर नहीं दिया, सिर्फ इसको ही दिया कि तुम ही, हमने, यू आर द चूजन वन, तुमको हमने चूज करा है कि तुम जाओ, और किसी को नहीं आने देंगे ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन के अंदर जो भी कंपनीज हैं, देखिए ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी कंपनीज होंगी, उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी होगी। इसको कहा कि तुम्हें हम चार्टर देते हैं कि तुम जाकर ईस्ट के अंदर ट्रेड करो, ठीक है। ईस्ट के अंदर ट्रेड करो और मस्ती करो, इन लोगों को आने नहीं देंगे हम। तो इसका ब्रिटेन के अंदर जो कंपनीज थी उससे तो इनका कंपटीशन खत्म ही हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है इंडिया के अंदर, और वो ट्रेड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कंपनीज को जाने नहीं देंगे। ये चार्टर एक्ट दिया 1600 के अंदर। तो इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी, थैंक यू सो मच सर, कम से कम ब्रिटेन की कंपनीज के साथ तो हमारा, तो आपने क्या करा, हमारा कंपटीशन खत्म कर दिया। अब हम जा रहे हैं ईस्ट के अंदर, और वो भी पर्टिकुलरली हम इंडिया के अंदर तो जाएंगे जाएंगे, क्योंकि इंडिया बड़े सोने की चिड़िया नाम से कहा जाता है। तो हमने कहा, इन्होंने कहा कि देखो हम तुमको चार्टर देते हैं, तुम ईस्ट जाओ और ट्रेड करो, और तुमको, तुम्हारे पास ये चार्टर जो है एक्सक्लूसिव चार्टर है। तो ये कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक कंपनी थी। वो कंपनी जाकर खुल जाती है वहां पर, और कंपनी होगी तो उसके शेयर होल्डर्स भी होंगे,
यस, बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर्स भी होंगे, शेयर होल्डर्स भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे। और डायरेक्टर के अंदर ही कुछ जाने माने डायरेक्टर्स जिनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं उनको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 इन नंबर्स थे, ठीक है, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर इसके अंदर होते हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, ये लंदन में बैठ के डे टू डे वर्क जो होता है, ठीक है, इसको पूरा का पूरा मॉनिटर करते हैं कि ईस्ट के अंदर क्या डे टू डे वर्क चल रहा है, इंडिया के अंदर क्या डे टू डे वर्क चल रहा है हमारी कंपनी का, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या करा, जाते ही यहाँ पर ताड़ाफोड़ी मचा दी इन्होंने, तो बिल्कुल ताड़ाफोड़ी मचा दी, मतलब इन्होंने क्या करा, बंगाल में गए, बंगाल के नवाबों को हरा दिया, ठीक है ना। और सब जगह से इन्होंने क्या करा, सब जगह से उन्होंने यहाँ पर युद्ध करने लग गए, ठीक है, जा जाके पोजीशंस लेने लग गए कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करा जाए, राइट, मतलब किस तरह से इंडिया की टेरिटरी को कंट्रोल करा है। तो उन्होंने सोचा भाई ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए पावर। और यहाँ पे जो राजा महाराजा है इन सबको हटा हटा के हम अपनी पावर एस्टेब्लिश करेंगे। और उन्होंने जल्दी ही 3 प्रेसिडेंसी बना ली, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, और उनके ऊपर अपने अपने एक एक गवर्नर बिठा दिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सिस्टम सबको क्लियर था। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस जो थे ना, उनके पेट में होने लग गई जलन, ठीक है। ये देखो, ये जो क्वीन एलिजाबेथ है ये मर चुकी है अभी तक, ठीक है, पर इनकी फोटो बार बार आएगी, इट रिप्रेजेंट द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। ये बोल रही है मेरे पेट में जलन हो रही है, ये लोगों को मैंने भेजा था, एक चार्टर दिया था और कहा था कि जाओ ट्रेड कर लो, ये लोग तो राजा महाराजा बनकर बैठे हैं, हम क्या यहाँ पर ताली बजाने के लिए बैठे हैं पार्लियामेंट में, हमको करना चाहिए, हमको कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता, इससे बढ़िया तो ये ट्रेडर्स हैं, मोटे मोटे पैसे कमा कर ये आ रहे हैं। तो इनके पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लग गई बच्चों। और जलन जलन में ये क्या करने लगेंगे, इन्होंने कहा कि अब इनको कुछ रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट इज थिंकिंग लाइक दैट कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है अब, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो पार्लियामेंटेरियंस जनरल थे, इसलिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करा जाएगा कि इसके, ये जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर ऑफ कोलकाता, राइट, कहा जाएगा कि भाई देखो अब अलग अलग अगर इनको हम कंट्रोल करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इन दोनों को एक तरह से इन दोनों की एग्जीक्यूटिव पावर इसके अंदर ही डाल दो, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा। एक जी और लगा देंगे, है ना, जी मतलब सम्मान, ठीक है, पार्ले जी, ठीक है, जैसे होता है, राइट। जी मानी क्या होता है, जी मानी सम्मान, ठीक है। तो देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसको बना दिया, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया तो उसको कहा गया कि भैया अब तुम्हारे को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाएगी, ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर बना दिया। और ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस करे थे। ये देखो समरी है, वहां पर जाकर देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सर अजीब सा दिख रहा है, हाँ भाई पावर है ना इसके पास। अब इसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, बट ही स्टार्ट क्राइंग, ये रोने लग गया। इससे बोला कि भाई क्यों रो रहा है, इसने बोला मेरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले मेरे सुनते नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि क्योंकि एक मैं हूं और एक 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले हैं, तो अगर मान लीजिए क्या हुआ कि 2 लोग मेरे को कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग को करने के लिए, क्योंकि ना मेरे को तुमने कास्टिंग वोट दिए, ना तुमने मेरे को कोई वीटो पावर दिए, ना कास्टिंग वोट दिया, कुछ नहीं दिया तुमने मेरे को। कास्टिंग वोट तो चलेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि 5-5 में टाई तो नहीं हो सकता 5 जनों के अंदर, है ना। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो बहुत देर रोने लग गया, स्टार्ट कराइंग कि इससे बढ़िया तो मेरे को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाते ही नहीं। तो इसको कहा गया कि ठीक है भाई, इनको 4 को हटाकर 3 कर देंगे, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी लड़ाई रहती थी, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर भी 1781 के एक्ट के अंदर क्या कर दी, स्ट्रीमलाइन कर दी कि भाई ये पावर तेरी, ये पावर तेरी, गवर्नर जनरल, तो दोनों आपस में ना लड़े, ठीक है। इस तरह से हमने कहा था। फिर हमने कहा कि ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 4 से 3 कर दिया और कास्टिंग वोट दे दिया इसको, और डबल गवर्नमेंट यहाँ पर चलने लग गई, है ना। फिर ब्रिटिशर्स ने एक और काम करा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखो, इनको बुलाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला भाई तुम कंपनी के आदमी हो, बोले हाँ हम कंपनी के आदमी हैं। तो तुम सबसे पावरफुल हो, हाँ सबसे पावरफुल है। तुमको भेजा क्यों था, बोले हम ट्रेड करने के लिए भेजा था। और तुम कर क्या रहे हो, मतलब तुम तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स संभालने लग गए यहाँ पर। तो भैया सीधी सी बात है, कमर्शियल अफेयर्स तुम संभालो, ठीक है, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम बनाएंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस तरह से बना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया था। अब फिर वहां पे जो कंपनीज थी उन्होंने हा हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कह दिया कि ब्रिटिशर्स का गुड़ कोई नहीं खरीदेगा, ना खरीदूंगा ना खरीदने दूंगा, ठीक है। इस तरह से ब्रिटिशर्स और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस तरह से बोल दिया कि कोई ब्रिटिश का गुड कोई नहीं खरीदेगा, ना मैं खरीदने दूंगा। तो ब्रिटिशर्स के अंदर जो कंपनी थी, ठीक है, जो XYZ कंपनी थी,
राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के तो मजे हो रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट के अंदर ट्रेड कर रही है और ये लोगों को ट्रेड करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लोग थे वो दे स्टार्ट क्राइंग। ठीक है, कि हमें क्या है, हमें ना ब्रिटेन में यूरोप के अंदर ट्रेड करने दिया जा रहा है, यूरोप के अंदर ये नेपोलियन बोनापार्ट ये नहीं करने देता है, और ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो है हमको ईस्ट के अंदर भी नहीं जाने देती, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी नहीं जाने देती। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाने दे रही, हमें नहीं जाने दे रही, तो हमें भी जाने दो, हमें भी जाने दो। एडम स्मिथ भी बोलने लग गया भाई जाने दो जाने दो, इससे क्या होगा, ब्रिटेन का भविष्य सुधरेगा। ठीक है, ब्रिटेन इकोनॉमिक पावर बनेगी, ये फ्री इकोनॉमी के मसीहा। ठीक है, एडम स्मिथ। तो फ्री इकोनॉमी, इन्होंने बोला कि इन कंपनीज को क्यों रोक रखा है तुमने, जाने दो जाने दो। ठीक है, तो फिर 1813 के अंदर इसकी जो मोनोपोली होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मोनोपोली हटाकर हम कहेंगे कि भैया मोनोपोली टाटा बाय बाय, अब हम सिर्फ तुमको ट्रेड इन द चाइना, ट्रेड विद चाइना, ओपियम और टी, इसके अंदर तुम्हारी मोनोपोली है, बाकी सबके अंदर ये भी आएंगे, फिर ये भी आने लग गए, हम भी आएंगे, हम भी ट्रेड करेंगे, हम भी ट्रेड करेंगे, इस तरह से। तो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब फिर हम चार्टर एक्ट 1833, आज हम इसके अंदर ये समझते हैं चार्टर एक्ट 1833 क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर चार्टर एक्ट 1853, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी क्लास, करो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। 1833 का चार्टर है, उससे पहले का सब कुछ मैंने रिवाइज करा दिया बच्चों। देखो और क्या करूं, मैं रिवीजन भी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से करो सॉल्व। यू हैव 30 to 40 minutes विद यू, 30 to 40 seconds विद यू, आधे घंटे में एक क्वेश्चन। और मस्ती से करना है, देखो कोई भी टेंशन नहीं करनी। देखो कितनी जल्दी मैंने तुमको बेसिक डायमेंशन पढ़ा दिया, आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, वो ये बेसिक डायमेंशन आपको पढ़ाते ही नहीं है, और फिर डायरेक्टली आपको रटाते हैं। लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उसको रट रट के आप जाते तोते। ठीक है, बट फिर भी लास्ट तक आपको याद नहीं होता। हमारा एक पॉलिटी का कोर्स भी है बहुत अच्छा, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, उसके अंदर सारा पॉलिटी अच्छे से पढ़ा रखा है। या फिर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, करेक्ट आंसर बताओ। और सभी है ना, एक काम करो कि साइड में एक पेपर रखो जिसमें लिखो कि मेरा पहला क्वेश्चन गलत है, दूसरा क्वेश्चन गलत है, कि तीसरा क्वेश्चन गलत है, और फिर चैट सेक्शन के अंदर सभी उसके अंदर स्कोर लिखे अपना। दैट इज मैंडेटरी, प्लीज डू दिस। जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओगे ना तो हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं करोगे, कुछ भी आनाकानी करोगे, ठीक है, सोचेंगे भाई हम तो बहुत स्मार्ट हैं, टीचर को बेवकूफ़ बना देते हैं, तो फिर आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए 1833 का चार्टर एक्ट अभी हम पढ़ेंगे इसको, पर पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। इट मार्क द लेजिस्लेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट, है ना। ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन को सबसे पहले लीगल इसके अंदर बोला गया कि हाँ भाई हम लीगली इंडिया को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, इंडिया हमारी लीगल कॉलोनी है। अभी तक नहीं बोला था कभी भी, ब्रिटिश के पार्लियामेंट की तरफ से ये नहीं बोला गया था कि इंडिया हमारी लीगल कॉलोनी है। ऐसा बोला जाता था हमारी तो कंपनी गई है वहां पर ट्रेड करने, ईस्ट इंडियन कंपनी, और वो ट्रेड कर रही है बस। अब यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के पेट में जलन हो रही थी, वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो पहली बार ऐसे बोलते हैं कि ब्रिटिश की कॉलोनी जो है वो भारत है। तो पहली बार किसके अंदर बोला गया, 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर बोला गया। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था ना, उसको अब और पावर दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि अब तुम बन जाओ भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। एंड वाज वेस्टेड विद सिविल एंड द मिलिट्री पावर, उसको सिविल और मिलिट्री पावर भी इसको दे दी जाएगी। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास जिसकी पहली हालत खराब करी थी, एग्जीक्यूटिव पावर उनसे छीन ली गई थी, उनसे अब लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली जाएगी। तो यहाँ पर लिख रखा है रिटेन देयर लेजिस्लेटिव पावर, नहीं। तो यहाँ पे 1 और 2 विल बी द राइट आंसर, 1 और 2 राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर इस तरह से इस 1833 की चार्टर एक्ट में बोल रहे हैं कि देख भाई मद्रास और बॉम्बे इनकी पावर कम करके तुझे और पावर दी जा रही है। ठीक है, इसको ऐसे बोल रहे हैं। बोले थैंक यू सो मच, मेरे को इतनी पावर आप दे रहे हैं। क्या पावर इसके अंदर दे रहे हैं, इसके अंदर देखो ये कह रहे हैं कि बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर इसके पास थी, मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर इसके पास थी। पहले तेरे को एग्जीक्यूटिव पावर दी थी ना, तब तेरे को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, एक जी तेरे अंदर ऐड करा था, तब तेरे को इनकी एग्जीक्यूटिव पावर हमने देती थी। अब हम तेरे को इसकी लेजिस्लेटिव पावर भी इनकी दे रहे हैं, बॉम्बे और मद्रास की। बोले थैंक यू सो मच मैडम, आप इतना सोचती है मेरे बारे में, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, तो तुझे और पावर दे रहे हैं कि तेरे अंदर बॉम्बे और मद्रास की प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी तेरे अंदर घुसेड़ दे रहे हैं, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेरे को बना दे रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो चार्टर एक्ट लीगलाइज द ब्रिटिश colonization ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल पोजीशंस ऑफ द कंपनी वर allowed to remain under the government। ठीक है,
इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके अंदर सिविल और मिलिट्री पावर उसके अंदर दे देंगे, राइट। इट डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर पहले छीन ली थी, अब लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली, कहीं का नहीं छोड़ा इनको, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर कहता है कि भैया मैं क्या करूं, मर जाऊं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एंटायर ब्रिटिश इंडिया, सारा ब्रिटिश इंडिया की सारी पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इट मार्क द लेजिस्लेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाज वेस्टेड विद ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, दैट इज आल्सो राइट। गवर्नर ऑफ मद्रास बॉम्बे रिटेन देयर लेजिस्लेटिव पावर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट एंड टू विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ओपन करते हैं। 40 सेकेंड विद यू। देखो चलिए पहले देखें, इट इज रिगार्डेड एज अटेम्प्ट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ, दैट इज करेक्ट। ये कैसे करेक्ट है मैं लास्ट के अंदर बता पाऊंगा आपको, है ना। लास्ट जब इसका 1833 का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, मतलब, है ना। तो दैट इज करेक्ट आंसर। ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन द राइट टू लेजिस्लेट फॉर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड टू रिपील एक्ट्स मेड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल, जो भी गवर्नर जनरल काउंसिल बनाता है एक्ट, मान लीजिए गवर्नर जनरल काउंसिल ने कोई एक्ट बना दिया, तो उसको रिपील करने का पावर किसके पास होगा, उसको रिपील करने का पावर होगा किसके पास होगा, उसको रिपील करने का पावर होगा हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक है। लंदन के अंदर जो पार्लियामेंट बनती है ना वो, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन द राइट टू लेजिस्लेट टू द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड टू रिपेल द एक्ट्स। कोई भी एक्ट अगर मान लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बनाया, ठीक है, तो उसको क्या करना, रिपेल करने की बात यहाँ पर करती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी तो एक्ट बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव भी तो एक्ट बना देते थे, राइट। लॉ इनेक्टेड आफ्टर दिस एक्ट वर रेफर टू एज अ रेगुलेशन रेदर देन एक्ट, नहीं, एक्ट्स बोला जाता है इनको, है ना। रेगुलेशन नहीं बोला जाता था, एक्ट ही बोला जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2। फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बता रहा हूँ, राइट। तो देखो, लॉ मेड्स अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज द रेगुलेशन, व्हाइल द लॉ मेड अंडर दिस एक्ट्स वर नोन एज एक्ट। पहले तो रेगुलेशन बोलते थे, अब एक्ट बन रहे हैं, कानून। अब देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा का पूरा कंट्रोल लेके बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टिल देयर, ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी भी, उसके पास भी बहुत सारे टेरिटरीज हैं, बट यहाँ पर देखो उसको कॉलोनी मान लिया, तो मतलब पार्लियामेंट से डायरेक्टली कंट्रोल है, ठीक है। इस तरह से, राइट। इसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर पूरी पावर दे दी, बॉम्बे से छीन के, बॉम्बे और मद्रास की तो बहुत बैंड बजाई, उनकी पावर छीन छीन के इनको दिए जा रहा है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मैं बोल रहा था आपको, शेयर होल्डर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, 24 इट्स इन नंबर, और ये डे टू डे वर्क यहाँ पर करते हैं, राइट। ये मैंने आपको इसके अंदर बताया था, राइट। अब देखो ये क्या करते थे, अब आप जो सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं ना, उसको थोड़ा समझ लो, उसको सिविल सर्विसेज एग्जाम आप दे रहे हो, यस सर हम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्वेंट पहले किसको बोला जाता था, ये लोग है ना, ये लोग सिविल सर्वेंट, मतलब बहुत पावरफुल है ना, नेता के बाद सिविल सर्वेंट ही आता है, वहां पे भी ऐसा ही था, इन लोगों के बाद सिविल सर्वेंट ही आता था। तो सिविल सर्वेंट मतलब मेन आदमी, सिविल सर्वेंट को ये लोग है ना नॉमिनेट करते थे, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके हैं, कंपनी के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब देखना बिल्कुल, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स सोचेंगे भाई ये जो सिविल सर्वेंट है ना, ये सारा काम करते हैं यहाँ पर, और इनको नॉमिनेट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है ना वो बढ़ी हुई है, इन सिविल सर्वेंट के थ्रू काम कराते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो सिविल सर्वेंट है, जिसको नॉमिनेट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको कहते हैं कि भाई तुम नॉमिनेट नहीं कर सकते इसको, इनको हम अपॉइंट करेंगे। ब्रिटिशर्स अगर ऐसे कह दें, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई लॉ बना दे, लू 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 बना दे ऐसा कोई, कि जिसके अंदर सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करने की पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से छीनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी जाए, तो इनको हो जाएंगे मजे, मजे ही मजे, है ना। किन के मजे हो जाएंगे, इनके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के।
कि ये आदमी जो है ना, ये इसका सारा काम करता है, इसको मैं ले लेता हूं, तो ये जो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी वीक हो जाएगी, और फिर धीरे 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 क्या करेंगे हम, पार्लियामेंटेरियंस इन पे कंट्रोल बना लेंगे। तो इसलिए उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। क्या कोशिश की? उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। मतलब जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, अब यहां से देखो, यहां से एग्जाम आया है, समझो बात को, जिसको दे रहे हैं ना उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम को हम ओपन रखेंगे, मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम करेंगे। ऐसे ही डायरेक्टली नॉमिनेट कर देते हैं ना, ये नॉमिनेशन हम नहीं रखेंगे, हम एक कंपटीशन एग्जाम यहां पर डालेंगे। ब्रिटिशर्स कैसे फूक फूक के कदम चल रहे हैं पार्लियामेंट्री। इन ऑर्डर टू वीकन द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, they announced that in 1833 that a system of open competition for selection of civil services examination will be there. Now the civil servant will not be nominated directly by the court of directors, rather they will be nominated by an open competition examination. Is this clear with everyone? सबको मजा आ रहा है इसके अंदर, समझ में आ रहा है सबको, है ना? देखो, समझ में आने से इंपॉर्टेंट है मजा आना। और अगर क्यों 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 सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, हमको समझ में आना चाहिए, हमको तो समझना ही है, क्योंकि अगर तुम्हें मजा आने लग गया तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा, है ना? बात पते की, राइट? तो यहाँ पर ये समझो, तो मजे से अपन को पढ़ना है। देखो, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डोंट वरी कि अगर एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा ना, तो भी क्या होगा, तो भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, राइट? समझ में आ रहा है? इतना नॉलेज आपके पास है। बट आप यहाँ पर ये भी समझो कि एग्जाम क्यों क्लियर नहीं होना, होना ही है एग्जाम क्लियर। ठीक है, अगर सही से मेहनत करोगे तो, इस वे के अंदर मेहनत करोगे तो होना ही है। अगर ये सीरीज पूरी अगर आप अच्छे से देखते हैं, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर रखो। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले तो टेंशन हटाओ, टेंशन को रखो साइड में, ये टेंशन उसको साइड में रख दी। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट्स को लाओ दिमाग के अंदर, नहीं तो बिना कॉन्सेप्ट और टेंशन एक साथ नहीं रह सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, उनको हटाकर उसको डालो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, कॉन्सेप्ट के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, राइट? तो भाई ये समझ में आ गया। तो चार्टर एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस, तो चार्टर एक्ट ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को तो यहाँ पर डालने की कोशिश करी, पर यहाँ पर ये जो लोग होंगे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कहेंगे हम ये होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे। और फिर ये क्या कर करके इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा नहीं नहीं अभी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट सोचेगी यार अभी नहीं कर सकते हैं इसके, ये तो बहुत भड़क गए, तो लोग भड़क ही गए। ठीक है, तो इनको अभी चुप करा कर बैठाते हैं, अभी नहीं करेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखो, द चार्टर एक्ट 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज। ठीक है, एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यू नो द रीजन व्हाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोजेस दैट। अब यहाँ पर ये कर लीजिए एक बार। तो ओपन सिस्टम, ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है, ठीक है, सिविल सर्विसेज का, वो आया था 1833 के अंदर, पर वो पूरा लागू नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द अपोजिशन। अब ये क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन। चलें करें इसको, तो इसके अंदर देखते हैं। चलो उसको पहले अपन समझ लेते हैं ना। गवर्नर जनरल से वापस ये बोल रही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बोले यस मैम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेरी काउंसिल बढ़ा रहे हैं, पहले तेरी काउंसिल में 4 मेंबर थे। बोले सर यस मैम, 1773 में 4 मेंबर थे, तब मैं बहुत रोया था, है ना? यू नो द रीजन, क्यों रोए थे? नहीं है तो सेकंड लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर तेरी काउंसिल में हमने 3 कर दिए थे, बोले यस मैम, फिर मैं बहुत खुश हुआ था। फिर अब तेरी काउंसिल में वापस हम 4 मेंबर कर रहे हैं। नहीं मैडम नहीं, ऐसा मत कर देना, नहीं तो मेरे पास पावर नहीं रहेगी। बोले सुन ले पहले, 4 मेंबर कर रहे हैं, चौथा मेंबर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अब देखो कानून बनाने पड़ेंगे, अब हमको कानून बनाने पड़ेंगे, दैट्स वाई हमें एक लॉ कमीशन बनाना पड़ेगा, है ना?
एक लॉ मेंबर डालना पड़ेगा कि जो लॉ के बारे में सोचे कि कानून कैसे बनाने हैं। वो ज्यादा काम नहीं करेगा, बस यही देखेगा कि लॉ वॉ कैसे बनाने हैं, कौन कौन से लॉ हैं, उनका कोडिफिकेशन करना, भारत के अंदर कौन कौन से पहले से लॉ, उसके बेसिस पे हम कैसे लॉ बना सकते हैं, हम और कैसे इनको लूट सकते हैं और इनकी कैसे खून चूस सकते हैं उसके कानून के थ्रू, राइट। वो इस तरह से इसके अंदर बात करें, राइट। तो बोल रही तेरी काउंसिल हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इसके पहले मेंबर 4 थे, ठीक है, पिट्स के अंदर इसके 3 कर दिया गया था, वापस से इसके अंदर एक 4th मेंबर इज बैक बट विद रेस्ट्रिक्शंस। अब उसके पास रेस्ट्रिक्शन, वो वोटिंग वोटिंग इस तरह से कर नहीं सकता था, बट वो लॉ के रिलेटेड काम करेगा। 4th मेंबर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस। लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए ही वो आता था बस। फॉर द फर्स्ट दिस 4th मेंबर ऑफ द काउंसिल वाज लॉर्ड मकाले, ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड मकाले थे। तो लॉर्ड मकाले ने आके कोडिफिकेशन करा लॉ का, ज्यादा से ज्यादा कोडिफिकेशन करने की कोशिश करी कि भाई कौन कौन से कानून चल रहे हैं उन सबको कोडिफाई करा जाए, राइट। और इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे एक लॉ कमीशन बनाएगा जिसके लॉर्ड मकौले जो थे वो हेड थे। तो अब यहाँ पर देखो, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 4 मेंबर, दैट इज करेक्ट। 4th मेंबर हैड नो रेस्ट्रिक्शंस, नहीं भाई रेस्ट्रिक्टेड था ये, इसका रेस्ट्रिक्टेड रोल था, राइट। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज, नहीं, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं थी, लेजिस्लेटिव पावर तो किसके पास थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो ये भी गलत, तो इसका आंसर होगा सी ओनली, है ना, ये इसका आंसर होगा, राइट। अब हम इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, बट 1853 का चार्टर एक्ट हम कल पढ़ लेंगे, राइट, क्योंकि अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर ये वीडियो। खत्म करने से पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बिकॉज IFOS का एग्जाम भी आप सबको पता ही होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी की प्रीलिम्स से होता है। तो इसमें मिनिमम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट इकोलॉजी में पूछ लेते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये उतनी दुखदाई बात है क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, आपको पढ़नी पड़ती है एक बुक जिसका नाम है शंकर आईएएस। शंकर आईएएस अपने आप में ही, अगर इसको उपाधि दी जाए तो 4 तो वेद होते हैं अपने, 5वां वेद ये मान लिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इतना टिपिकल है, इतना कॉम्प्लेक्स है। इसको पढ़ना मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करना एक तरफ और इसको पढ़ना एक तरफ, शंकर आईएएस को। समझना, बुक तो अच्छी है पर उसको इस तरह से बता रखा है, इस तरह से उसकी लैंग्वेज है कि भैया दूर से हाथ जोड़ के नमस्कार यहाँ पे कर लिए जाते हैं, राइट। तो शंकर आईएएस आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आपने इसको पढ़ी, पंचवर्षीय योजना बनाओ, 5 ईयर प्लान, और उसके अंदर सिर्फ आप एनवायरमेंट पढ़ो, ठीक है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी इसके अंदर पढ़नी पड़ती है। दूसरा, तीसरा, इसका न्यूज बहुत बड़ा है सर, कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर तो है ना बहुत ज्यादा कन्वेंशन और ये सब चीजें, लॉज और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पर जानवर भी ऐसे हैं सर, इतने सारे जानवर कहाँ तक किसको याद करें, ठीक है, सबकी टेंशन भूल जाओ। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर पूरा पढ़ा देंगे, जिसके अंदर डेली का आपको एमसीक्यूज करवाया जाएगा। मेरा ये प्लान है 250 प्लस एमसीक्यूज आपको किसी तरह से सॉल्व करवा दूं। वीकली टेस्ट होंगे आपके, और सिर्फ ये 25 डेज के अंदर हम खत्म करेंगे। देखो हमारे कोर्सेज का एक चीज ये है कि इसमें है ना थोड़े लंबे समय तक खिंच जाते हैं कोर्स, क्योंकि हम पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवर कराते हैं। इसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज कराएंगे और उसके साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि 25 डेज से ज्यादा कोर्स नहीं खींचे, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव कवरेज भी कराएंगे, सुबह की क्लास रखेंगे 7 बजे, 7 से लेकर 9 9:30 बजे तक की क्लास रखेंगे। और उसके अंदर फिर अपन 25 डेज के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, मतलब 25 दिन तुम्हारे नाम, पूरा का पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पूरा का पूरा फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एंड, ये मैं आपको इसके अंदर पढ़ा दूंगा। ऐसे मत समझना 25 दिन का कोर्स है, 25 दिन बहुत होते हैं वैसे तो, ठीक है, बट हम थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, हम बड़े बड़े कोर्स करते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ा दे बच्चों को। इसके अंदर भी सब कुछ पढ़ाया जाएगा पर स्टाइल से पढ़ाया जाएगा, आपका समय देखते हुए प्रीलिम से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर पढ़ा दिया जाएगा 25 डेज के अंदर। डू ज्वाइन दिस वन। अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो एक एनवायरमेंट भी उसका एक रीजन हो सकता है, और एनवायरमेंट को हम नहीं कर पाएंगे बिना किसी मतलब, क्योंकि सोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दे रखे हैं। एनवायरमेंट को करना है तो ये कोर्स आपको करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। आपको फिर बोल रहे हैं, आपको ये अगर सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो आपने काफी अच्छा शेयर करा, उसमें काफी अच्छे व्यूज भी आए। सेकंड वीडियो आपने फिर शेयर नहीं करा, ठीक है, एक वीडियो शेयर कर देते हो फिर टाटा बाय बाय कर देते हो। अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाओ उसका लिंक, ठीक है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जहां पर भी हो, जिसको भी हो, दिखा दो, ठीक है, ये वीडियो, राइट, है ना। ऑब्वियसली यूपीएससी एस्पिरेंट को, मम्मी पापा को मत दिखा देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।